सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू एनालिसिस में अभी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेपर का है और कुछ ऐसा है जो पेपर का नहीं है। नहीं का मतलब ये है कि वो PIB, AR कहीं ना कहीं से छटा हुआ चीज है, ठीक है। और आज के द हिंदू में अगर आप देखोगे तो लॉ मिनिस्टर हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जो आपके पढ़ने की चीजें हैं जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली डील किया था। एंड एज पर माई प्रॉमिस कि एक टॉपिक जिसको हम लोगों ने एक सेपरेट रखा है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेशन के लिए, तो ऑफलाइन तो चलिए मतलब काफी हद तक हो गया एंड ऑनलाइन जो बचा है सेशन उसको आने वाले कुछ दिनों में कवर कर लिया जाएगा। इट्स माय डैम प्रॉमिस, ठीक है। तो और उसका एक लाइव सेशन ही करेंगे अपन, पूरा अच्छे से करते हैं, राइट। तो पहले एक बार एनालिसिस देखते हैं आज के एनालिसिस में क्या क्या चीजें हैं। पहला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली यहां से पुटअप हो जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। सिंपल है, वेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो थोड़ा सा एक बार चेंजेस देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया एग्री किया गया है चेंज करने के लिए, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जो 3-4 क्राइटेरिया थे उसमें रिवीजन की नीड है। एज पर द पॉपुलेशन बढ़ेगी, चीजें चेंज हो गया ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इस परिवर्तन को देखते हैं कि वेफ एक्सेप्ट करता है या नहीं। सेकंड हमारे पास डेरिवेटिव ट्रेडिंग से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो थोड़ा सा इस बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक आधा बार एग्जामिनर का अगर मन नहीं हुआ कुछ जेनरिक टॉपिक देने का तो वो क्या करेगा, बता दो डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाज इन न्यूज, दिस टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। तो इस तरह की चीजों को हम फिगर आउट करेंगे। अच्छा, वीजा का बड़ा चल रहा है इस बार। अभी यूएस वीजा में परसों ही न्यूज आई थी और कल भी आई कि यूएस जो वीजा जो उनकी बॉडी है टोटल, तो वो क्या कर रही है, नए स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट की बात कर रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वीजाज है एप्लीकेंट्स वो बढ़ गए, बहुत ज्यादा है। और मतलब ऐसा हो रहा है कि जो कल मतलब आने वाले कुछ महीनों के लिए कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट बहुत टाइम बाद मिल रहा है। तो उस चीज को कर्व करने के लिए एक मतलब प्रॉपर एक चैनलाइज करना जरूरी है। तो वहीं पर बात आ जाता है H1B और L1 वीजा की। तो इसको अच्छे से फिगर आउट करेंगे अभी क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग हैंड इन हैंड टू शो केस इंडिया। इंटरेस्टिंग है, टूरिज्म डे के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है एंड साउथ से रिलेट कर रहा है, तो उसको भी देखेंगे क्लियर क्या है। व्हाट इज सफर सिस्टम, दिल्ली वालों का पॉपुलेशन और उनका सफर साथ साथ चलता है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी फिगर आउट करेंगे क्या है। और आज हमारे पास है वोटर्स डे, ठीक है। तो जो लोग एलिजिबल है वोट जरूर देना चाहिए। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या सफरेज, उनको भी क्लियर आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रेम से आगे बढ़ेंगे, पूरा इसको कवर आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जब ये PPT डाउनलोड करोगे या फिर द हिंदू पढ़ते होगे तो वहां पर ये इमेज आ गई है, ठीक है। तो वहां पर इस इमेज को ध्यान से देखना कि जेंडर गैप में रैंकिंग बताई गई है, बेसिकली क्या है, ठीक है। तो जेंडर गैप में यहाँ पर रैंकिंग है, यहाँ पर 135 इस टाइप का लिखा हुआ है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी 143, एजुकेशन अटैचमेंट 107, हेल्थ सर्वाइवल 145, इस तरह से 146 कंट्रीज के ओवरऑल में ये डेटा दिया गया है यहाँ पर। और ऐसे भी है कि इंडिया यहाँ पर, भूटान, यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे कंट्रीज का इसमें रैंकिंग ये लगाया गया, ठीक है। तो इसको एक बार देखना, मन हो थोड़ा सा देख लेना, है ना, इंटरेस्टिंग चीज है। न्यूज में क्या है, क्योंकि इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग विल इंप्रूव बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट द पंचायती लेवल एट द इन अपकमिंग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। मतलब इंडिया की जो रैंकिंग इस बार खराब हुई थी वो आने वाले टाइम पर सुधर जाएगी, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बनाने के लिए जिन क्राइटेरियाज को वेफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुहर लगाता है उस पे वो क्राइटेरिया रिवाइज करने वाला है। और ये बोल रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि हम विमेन का पार्टिसिपेशन एट द पंचायती लेवल के ऊपर भी इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। मतलब वो जो एक क्राइटेरिया है पंचायती लेवल पे विमेन का पार्टिसिपेशन, उस पर भी एड ऑन किया जाएगा इसको। अब एक चीज देख लो यहाँ पर, जब आप पंचायती राज पढ़ते हो या पंचायती लेवल पढ़ते हो, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था इसको कि पंचायती जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नेंस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक 3 टायर सिस्टम है, स्टेट ऊपर आ जाएगा सेंटर, सेंटर स्टेट, और यहाँ पर बेसिकली ये लोकल का पार्ट है। लोकल में 2 चीज आ जाती है, पंचायती राज प्लस अर्बन बॉडीज,
अर्बन बॉडीज में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसी या फिर आप कह लो एमसीडी दिल्ली वालों के लिए, बॉम्बे वालों के लिए बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इस तरह से ये चलता रहेगा। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नहीं तो पंचायत। अच्छा, इसमें जो शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से लागू होते हैं? 11th एंड 12th शेड्यूल। ये तो पता ही होना चाहिए कि दो शेड्यूल हैं जो इस चीज से डील करते हैं, 11th एंड 12th शेड्यूल। अच्छा, एक अमेंडमेंट भी है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये चीज यहाँ पर भी लागू हो जाती है। बलवंत राय मेहता की कमेटी भी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। इस पर्टिकुलर चीज में अगर हम घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही जान लो कि पंचायती राज शेड्यूल्स और जो अमेंडमेंट है वो किस किस में है, और एक बलवंत राय मेहता कमेटी याद रखना बस। अर्बन लोकल बॉडीज में भी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए तो वहां से भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको घूम फिर के मिल जाएगा। अब जिनका बेस बना हुआ है, जो रेगुलर इस एनालिसिस को देख रहे हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन की तरह से काम करेगा। अच्छा, पंचायत, हाँ ये तो पढ़ रखा है, 73rd 74th 11th 12th शेड्यूल, काम हो गया अपना, है ना। इसके आगे क्यों पढ़ना है, इसके आगे जाना ही क्यों है भाई साहब। और पंचायत जो है वो ब्रेन चाइल्ड माना जाता है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। यानी गांधी जी ने कहा था कि जो लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन है वो पंचायत से ही आता है। अब बात भी सही है, और लेटर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एड ऑन किया गया 73rd 74th अमेंडमेंट से। चलिए, तो अब विमेन में है तो विमेन को एक पर्टिकुलर वोट परसेंटेज मिलता है कि आपका सीट रिजर्व है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी एक वेब सीरीज देखी होगी, अमेजॉन प्राइम पे वेब सीरीज है, देखी होगी आई गेस, कि पंचायत एक वेब सीरीज है, तो उसमें प्रधानपति का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रिवेल करता है कि एक प्रधानपति का कॉन्सेप्ट, कि विमेन है, विमेन सीट से लड़वा दिया, वो खड़ी हो गई, वो जीत गई, तो अब जो वो तो घर पे रहती है बट उनके जो हस्बैंड है वो काम करते हैं, तो उसे हम प्रधानपति का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। खैर, ये भी चीज खत्म करने की जरूरत है इंडिया में, है ना। धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा ये भी चीज, ठीक है। According to an assurance given to the Indian Women and Child Development Minister, who recently reiterated the flaws in the ranking system at Davos, the World Economic Forum is re-examining changing the indices for the ranking. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कहा गया कि भाई जो तुम्हारी जो रिपोर्ट के जो इंडेक्सेस हैं वो बड़े प्रॉब्लमेटिक है, कुछ चेंज करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको भी एक लेवल चुनेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जब भी विमेन पार्टिसिपेशन की बात आएगी, विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन एट द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छी गवर्नेंस होगी। तो ये उसका पार्ट है, दैट्स व्हाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस चीज को साइट किया गया। व्हाट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली रिलीज करता है, 2019 में नहीं किया इन्होंने। ये इंडेक्स 2006 से चलता आ रहा है, और समय बदला, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेट करता है कि कैसे कंट्री जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट मेल फीमेल का रिपोर्ट होता है, तो मेल फीमेल है तो फीमेल का पार्टिसिपेशन तो देखना चाहिए आपको, है ना, ठीक है। द रिपोर्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द ग्रेटर अवेयरनेस। ये सब चीजें हैं कि भाई रिपोर्ट की क्या क्या फैसिलिटीज हैं कि वो अवेयरनेस फैलाती है कि हाँ आपके यहाँ जो पार्टिसिपेशन है मेल और फीमेल का विद इन द सोसाइटी, तो ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर के बीच का जो गैप है मेल और फीमेल का, वो कैसा है, तो ये चीजें देखने लायक है। इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर गैप, ये 146 कंट्रीज का होता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये पहला इंडिकेशन है। दूसरा एजुकेशन, तीसरा पॉलिटिकल, और चौथा हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो ये चीज बेसिकली करते हैं। और हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इज 0 एक्सेप्ट फॉर द लाइफ स्पेन। और जेंडर पैरिटी बर्थ 94.4, 13 आउट ऑफ 14 वेरिएबल्स यूज्ड टू क्रिएट द इंडेक्सेस आर फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल। हार्ड डाटा होता है, एकदम बाहर से डाटा लिया जाता है, ऐसा भी नहीं कि सॉफ्ट डाटा एक होता है हार्ड डाटा। हार्ड डाटा जो आप डायरेक्टली निकालते हो, और सॉफ्ट डाटा जो आप इनडायरेक्टली निकालते हो। अदर स्टेप्स क्या है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये स्किल्स एंड जेंडर पैरिटी एक्सेलरेटर, अच्छा ये सब चीजों पे काम किया जाएगा। तो देख लेना एक बार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये है जेंडर गैप की बातें, और जिसमें पंचायती राज को आपको पढ़ना जरूरी है। तो जितना बताया उतना चल लो, और साथ में एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कमिटीज वगैरह का नाम, क्योंकि अगर हम वहां पर चलने लगे तो वो पॉलिटी में चले जाएंगे आगे। बट हाँ, मैंने आपको सफिशिएंट हिंट दिया है कि आप यहां से पढ़ के अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। देखो, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है कि जब आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो उसे हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। देखते हैं क्या। ऑन दिसंबर 20, 2021 द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, अच्छा मार्केट रेगुलेटर कौन है हमारा, ये चीज याद होना चाहिए, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जैसे 7 कमोडिटीज में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है वो व्हीट, पैडी, सोया, मूंग, चना, इसमें पाम ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑन द एक्सचेंज।
एक होता है ना, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स वगैरह मैथ्स में, तो वहां पर ये चीज आती है कि ये इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। तो उस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग होता है कि अगर मेन नहीं तो उसके डेरिवेटिव में ट्रेड करो। ट्रेडिंग सस्पेंड किया गया था 2022 में, लेकिन एक्सटेंड किया गया बैन को। व्हाट इज डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन कमोडिटीज में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बॉट किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है उसको। प्रॉफिट्स जो भी इसमें होते हैं बाय प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एसेट दैट अंडरलाइंस द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्राइस को प्रेडिक्ट करके आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो। डेरिवेटिव ट्रेड कैन बी, ये फ्यूचर में भी होता है और ऑप्शंस में भी होता है। ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव्स द बायर द राइट नॉट द ऑब्लिगेटेड टू बाय और सेल इन अंडरलाइंग एसेट्स। यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट्स को आप सेल नहीं करते हो। Farmers can put fixed amount by their product. These contracts can be excited by either the producer or the trader by paying a margin price to the exchange. Basically, देखो, अगर हम पूरे बात का संचार करें तो हमें ये मिलेगा इसमें कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, बेसिकली जैसे सोयाबीन है तो उसका कोई एक डेरिवेटिव होगा, है ना। जो फार्मर्स है तो उसके प्रोड्यूस का एक डेरिवेटिव होता है, जैसे सोया, मूंग, चना भी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें जो ट्रेडिंग होती है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे कॉटन, पैडी, सोयाबीन, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आर ट्रेडेड ऑन द नेशनल कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये दो नाम पता होने चाहिए कि फार्मर्स ये जो डेरिवेटिव्स की जो ट्रेड होती है वो किस में होती है। नाउ दिस इज द थर्ड न्यूज फ्रॉम टुडे दैट वर्किंग हैंड इन हैंड टू शोकेस इंडिया। ये बेसिकली टूरिज्म डे पे है। आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे और ये है जी किशन रेड्डी साहब, जो यूनियन मिनिस्टर है टूरिज्म, कल्चर एंड डोनर के, रिप्रेजेंट करते हैं सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को। ठीक है, आज है नेशनल टूरिज्म डे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पार्टनरशिप किया है टूरिज्म के साथ, इज लॉन्चिंग अ जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज एंड 8-day टूर दैट बिगिंस फ्रॉम दिल्ली, ट्रेवल्स काशी, बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क एंड एंड्स एट द विष्णुपद टेम्पल इन गया। तो ये पूरा रूट है, ये रूट याद रखना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है समझाने का, बस ये मतलब आपके नॉलेज में डालने के लिए चीज है कि रेलवे और जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उनके साथ मिलके एक 8 दिन का ये जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज जो कि कुछ जगह से गुजरेगा, उसका नाम यहाँ पर है। और मिनिस्टर कौन है अभी? जी किशन रेड्डी साहब, जिनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है सिकंदराबाद। ठीक है, टूरिज्म पॉलिसी ये एनफ नहीं है कि ये मतलब एक बार ही कर देना, इसे बार बार करना पड़ेगा टूरिज्म के लिए, क्योंकि देखो इंडिया में काफी ज्यादा पैसा जो है वो टूरिज्म से आता है और हमारे पास ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, भरा पड़ा है, धरोहर है हमारे पास टूरिज्म का, बस वो है कि उनको डेवलप कैसे किया जाए। अच्छा, एक नया ड्राफ्ट भी है टूरिज्म पॉलिसी का। द पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड आफ्टर सिचुएशनल एनालिसिस, लेकिन वो कोविड इंपैक्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। विजन फॉर इंडिया एट 100। अच्छा, नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को हर साल, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत कुछ है। ये है हमारे पास H1B वीजा और L1 वीजा। देखो पहले तो ये जानो कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये यहाँ पर लाने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में वीजा के एप्लीकेशन बढ़ गए हैं। ठीक है, अब वीजा के एप्लीकेशन बढ़े हैं तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कैसे एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके जल्दी से जल्दी। तो दो तरह का वीजा की बात होती है यहाँ पर, एक होता है H1B और एक होता है L1 वीजा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। L1 वीजा के एडवांटेजेस की बारे में बात करो तो इसमें एनुअल कैप नहीं लगता, एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता, लॉन्गर स्टे होता है, लेबर कंडीशन नहीं अप्लाई होता है यहाँ पर, मतलब ये सब चीजें यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। वहीं पर H1B वीजा की बात करो, ये यूएस एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो और एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अब प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या? कोई एक्सटेंशन नहीं, मस्ट वर्क विद स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर, मतलब जिसने आपको स्पॉन्सर किया है आप केवल उनके साथ ही काम करोगे और किसी के साथ नहीं। H1B का डिसएडवांटेज, इसका एनुअल कैप है, मैंडेटरी बैचलर डिग्री है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब शॉर्टर इनिशियल स्टे है, मतलब स्टार्टिंग में आपको कम कम दिन के लिए रहना है। लेबर कंडीशन, एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट होता है यहाँ पर, मतलब लेबर के कंडीशंस लगाए जाते हैं और यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है H1 और H1B और L1 में। ये मल्टीपल एंट्री है, नॉन इमिग्रेंट्स वीजा विच अलाउज द फॉरेनर्स वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय यूएस कंपनीज टू वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, उसके जनरली दिस वीजा इज ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years और एक्सटेंड किया जाता है उसके लिए जनरली 3 साल, उसका एक्सटेंड कर दिया जाएगा H1B। ये पर्संस के बिहाफ पे होता है, होल्डर ऑफ H1B सेल या बाय कर सकता है प्रॉपर्टी में या फिर यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकता है। इसको नहीं रोकेंगे ना, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रोकेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। L1 वीजा के तो ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीजा होता है, मतलब जिस कंपनी के साथ आप जा रहे हो उसी के साथ आप काम करोगे, इसलिए इसका डायरेक्टली एक और नाम है इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीजा।
ये अलाउ करता है मल्टीनेशनल्स को विद ऑपरेशन अक्रॉस, जैसे उठाया यहाँ से बंदे और फिर वहां लेके गए उस कंपनी में काम कर रहे हैं अपना L1 वीजा पे। 2 टाइप्स होता है L1A और L1B। मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स L1A में आते हैं, वाइल L1B में आते हैं वर्कर्स और जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वो लोग आते हैं L1B में। कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैक्सिमम स्टे इनका 7 ईयर्स का है और उनका 3 ईयर्स का है, तो ये चीजें याद रखना। अब आते हैं सफर सिस्टम पे। देखो सफर सिस्टम क्या है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक पार्ट है, ठीक है। 2015 के ऑनवर्ड्स एयर क्वालिटी इंडेक्स लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि भाई कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे हम पता कर सके क्या पॉल्यूशन लेवल है, क्या नहीं है, किस तरह से ये चीजें हैम्पर हो रही हैं, ठीक है। सफर क्या है, स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज लेके आता है, और ये 3 दिन तक का फोरकास्ट अपने पास रखता है। डेवलप किसने किया था, IITM पुणे ने अलॉन्ग विद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद होने चाहिए जिन्होंने सफर को स्टार्ट किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस बढ़ाना। ऑब्वियस है कि 3 दिन का फोरकास्ट दे रहे तो अवेयरनेस ही बढ़ाएंगे कि आने वाले 3 दिन में कैसा रहने वाला है पॉल्यूशन का लेवल, ये किस तरह से चीजें हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ये सफर रिकॉग्नाइज करता है एज अ प्रोटोटाइप एक्टिविटी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया कैसे कैलकुलेट करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन से 8 घंटे का कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल देखा जाता है और ओजोन का। अच्छा, ये 2 PM होते हैं पार्टिकुलर मैटर, ये बात होती है PM10 और PM2.5। देखो PM2.5 जो होते हैं बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और PM2.5 इज वेरी हार्मफुल इन कंपैरिजन टू द PM10, क्योंकि PM10 एज द नेम सजेस्ट उसकी साइज बड़ा, वो आपको मतलब जितनी जल्दी हार्म नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी में इतनी जल्दी नहीं जाएगा जितनी जल्दी PM2.5 जाता है। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कुछ पर्टिकुलर इसके भी क्राइटेरियाज है कि उसमें कौन कौन है, PM10, 2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, अमोनिया और लेड, ये सब इसमें शामिल है। ये सारे पॉल्यूटेंट्स के नाम याद होने चाहिए। और एयर क्वालिटी करने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए मिनिमम 3 पॉल्यूटेंट्स मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, PM10 और PM2.5 तो उसमें होने चाहिए। अब आते हैं नेशनल वोटर्स डे पे। नेशनल वोटर्स डे आज है मतदान दिवस। मतदान दिवस, मतदान वाला दान नहीं, मतदान मतलब वोटर्स डे है। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में थोड़ा सा देखना होगा। हार्ड कोर डेटा है, फैक्ट्स है और कुछ नहीं है इसमें। 23 जैन को ये मध्य प्रदेश का न्यूज है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो कि वर्ल्ड डे। इसकी बात की जाए तो 25 जनवरी फाउंडेशन डे माना जाता है इलेक्शन कमीशन का। 1950 में फाउंड हुआ था, 1951-52 में पहली बार इलेक्शंस कराए गए थे, पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2011 को, ताकि यंग वोटर्स को किया जा सके इनिशिएट कि भाई मतदान करो। अरे वो वाला मतदान नहीं, मतदान करो, सिंपल, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे, इसका थीम देख लो, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। नथिंग लाइक वोटिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वोट नहीं करेंगे, आई वोट फॉर श्योर, ये याद रखना कि श्योरली वोट करना है। अच्छा, इसमें ना 2 लिंकिंग टॉपिक्स हैं, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो उसे अगर हम एक उसमें देखें कि देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बाय अमेंडमेंट, अच्छा ये 1950 में आ गया था, ये तो पता ही है। और 1989 के अमेंडमेंट के बाद ये आपको 3 मेंबर बॉडी हो गया, जिसमें अभी हेड है राजीव कुमार और स्टार्टिंग में सुकुमार सेन थे सबसे पहले। और इलेक्शन कमीशन यानी 3 मेंबर बॉडी है। एक होगा जिसे हम कहते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन, ये चीज याद रखना। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो आया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से। आपको वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 कर दी गई थी। तो वोटिंग एज कितनी हो गई, 18 साल। वोटिंग एज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। तो ये 2 पॉलिटी के एस्पेक्ट्स जो आपको यहाँ पर पकड़ के रखने हैं वोटर्स डे के बारे में। थीम देख लिया, डेट देख लिया और ये एस्पेक्ट्स देख लिया उसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है उनके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में क्या था, न्यू एंड डार्क इंटरप्रिटेशन ऑफ वी द पीपल। ये वही है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर वाला पार्ट। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि प्लीज कवर कर लो। सैटरडे के एनालिसिस में हर कुछ कवर कर रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, और आने वाले टाइम पे एक फुल फ्लेजेड सेशन भी होगा ऑनलाइन जिसपे हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 126 बर्थ एनिवर्सरी। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस है, बहुत आसान आंसर है। अच्छा, इनके बाद भी आपको अंडमान में वो 21 सोल्जर्स के नाम पे आइलैंड्स के नाम रखे गए। Who has been appointed as the head of oversight committee to investigate the wrestling? MC मैरी कॉम।
थर्ड है हमारे पास इन विच ईयर डिड फ्रांस वुमेन्स गेट द राइट टू वोट, क्योंकि राइट टू वोट की बात है तो वोट बताना क्या होता है। आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।